हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर 3 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने जो है पिछले पार्ट में उदारीकरण के बारे में डिटेल वे में स्टडी किया था और आज हम बात करेंगे निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को क्या कहती हूँ, आप सभी को पता है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल भी न भूला करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम जो है निजीकरण के बारे में, ठीक है। तो निजीकरण है क्या? बेसिकली इसका तात्पर्य ये है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या जो है प्रबंधन का जो है सरकार द्वारा त्याग। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों का मालिकाना हक जो होता है वो निजी हाथों में चला जाता है, ठीक है। इसे ही निजीकरण कहते हैं। और ये जो नीति है इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम को निजी क्षेत्रों के स्वामित्व या फिर नियंत्रण को बेच दिया जाता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसी प्रक्रिया जो है निजीकरण कहलाती है जहां किसी निजी क्षेत्र को किसी सार्वजनिक उद्यम का स्वामी बना दिया जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि किसी निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन का कार्य जो है वो सौंप दिया जाता है, यानी निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो ये निजीकरण है इसके अंतर्गत ना ये जो सारी आर्थिक क्रियाएं होती है इसमें सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वो धीरे धीरे कम किया जाता है, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा के आधार पर चलने वाले जो निजी क्षेत्र हैं इनको प्रोत्साहन दिया जाता है। देखिए, सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही है। पहली, सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, और दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना, ठीक है। आप सभी को मैंने बताया कि जब जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी यानी कि शेयर की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है, ठीक है, विनिवेश कहा जाता है। और सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय जो होता है वो वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। और ये भी अपेक्षा की गई थी ना कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग कर इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने के लिए प्रभाव उत्पादक जो है साबित होगा। और सरकार को ये भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह भी को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया है। देखिए, बेसिकली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करूँ तो पूरी तरीके से निजीकरण भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। निजीकरण होने से क्या होता है कि बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि जब निजी हाथों में जाएगा तो वो उस मशीनरी का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करेंगे। महंगाई भी बढ़ेगी क्योंकि जब निजी हाथों में रहेगा तो रेट वगैरह जो है वो उनके द्वारा निर्धारित होगा। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देखिए, कुछ सार्वजनिक उपक्रम की चाहे महारत्न कंपनियां हो, नवरत्न हो, लघु रत्न हो, इनका विशेष दर्जा दिया गया है। इनको जो है कई चीज़ों को बेच दिया गया है, यानी कि निजी हाथों में स्वामित्व दे दिया गया है, ठीक है। पहले देखिए, BSNL आपने सुना होगा, सरकारी कंपनी थी। तो BSNL जो है अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जियो वगैरह जैसे ये मुकेश अंबानी के, टाटा अडानी के ऑयल वगैरह आ रहे हैं, तो ये सब कितने महंगे महंगे आ रहे हैं ना, ये चीज़ें हैं। देखिए, विश्व स्तरीय पदछाप वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, ONGC विदेश भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल और प्राकृतिक गैस निगम है जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है और 16 देशों में इसकी उत्पादन परियोजनाएं हैं। टाटा स्टील जो है 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है जो 26 देशों में कार्यरत है और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। और यह जो है अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। HCL टेक्नोलॉजी भारत में शीर्ष 5 IT कंपनियों में से एक है जिसके 31 देशों में कार्यालय हैं और लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज शुरू में बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी सी कंपनी थी। आज इसका जो है दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और आधुनिक अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो मोटी मोटा जो है हमने निजीकरण में ये समझा कि निजीकरण का मतलब होता है किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या फिर जो है प्रबंधन, ठीक है,
का सरकार द्वारा त्याग। ठीक है, सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही है। पहली तो सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाना, और दूसरा जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो हमने जो है निजीकरण समझ लिया है। ठीक है, निजीकरण ऐसी प्रक्रिया है, निजी क्षेत्र में जो है पूरा सरोकार उसका होता है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि निजीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, ये भी आप सुन लीजिए। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्रों की निजी हाथों में सौंपने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसे क्या कारण थे जिसके तहत सरकार को आर्थिक नीति जो है उसके तहत कुछ नए कदम उठाने पड़े? आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। देश आज़ाद हुआ था, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, उसे सुधारना था, नीतियाँ योजनाएं बनानी थी जिसके अंतर्गत देश का जो प्रति व्यक्ति आय है और राष्ट्रीय आय बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा था। बेरोजगारी अपने चरम पे थी, उसको कम करने पर जोर दिया जा रहा था। ठीक है, देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के हर संभव प्रयास किए जा रहे थे ताकि देश का विकास हो सके, और ऐसे सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये काम किया जा रहा था। देश में जो है विकास संबंधी सभी कार्य हो रहे थे। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि 1990 के दशक में आर्थिक बदहाली के दौर में आ खड़ा हुआ था। मैं आपको बताई ना कि हमारे पास 15 दिन के भी विदेशी आयातों के लिए पैसा नहीं था। ठीक है, 1991 में आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए औद्योगिक नीति आई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई गई 1991 में, और उस समय वित्त मंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। आर्थिक उदारीकरण की तरफ मुड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे अब वैश्वीकरण के बारे में। देखिए, वैश्वीकरण है क्या, सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करिए कि विश्व के सभी बाजारों के, ध्यान रखेंगे ये पूरा विश्व है, और विश्व के सभी बाजारों का एकजुट होकर कार्य करने की प्रक्रिया जो है वो है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के ही माध्यम से ना पूरे विश्व के लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं, और इसके अंतर्गत सभी व्यापारियों की क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के माध्यम से क्या होता है कि संपूर्ण विश्व के बाजार की शक्तियां जो है स्वतंत्र रूप से कार्यरत हो जाती हैं, और एक या एक से अधिक देश आपस में व्यापार करते हैं और तकनीकी अपनी जो है उसमें साझा करते हैं। तो क्या मतलब हुआ, दुनिया भर के लोगों, कंपनियों, सरकारों के बीच परस्पर क्रिया और एकीकरण की प्रक्रिया है ये। ठीक है, और विश्व स्तर पर जो ये क्षेत्रीय वस्तुएं और घटनाएं होती हैं इनका रूपांतरण होता है वैश्वीकरण में। ठीक है, तो वैश्वीकरण में चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, इन सभी ताकतों का जो है वो संयोजन होता है। और वैश्वीकरण जो है, इस शब्द का प्रयोग अधिकतर हम व्यापार, पूंजी प्रवाह, प्रौद्योगिकी और जो है आर्थिक वैश्वीकरण के संबंध में करते हैं। ठीक है, इसे रब कर देती हूँ मैं। देखिए, यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है, यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और जो है अधिक एकीकृत करना, और इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण जो है ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर जो है हो रही घटनाओं का प्रभाव भारत के घटना पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। अब आप ये देखिए कि कहा जाता है कि अमेरिका में डॉलर की वैल्यू घट रही है, तो आप देखिए कि अब भारत में अपने आप महंगाई आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अगर दूसरे देश में कुछ होगा तो हमारे देश में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर तेल बंद होंगे ईरान इराक में तो हमारे देश में भी तेल महंगा होगा, तो इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और ये जो है समग्र विश्व को एक बनाने और सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। अच्छा, वैश्वीकरण के कारण क्या हो सकते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अगर आपको उन्नत प्रौद्योगिकी चाहिए, यानी कि हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका प्रयोग करने के लिए वैश्वीकरण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ना, यानी कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही विश्व भर में पारस्परिक जुड़ाव की भावना को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा आप देखिए, चाहे दूरसंचार हो, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप, इंटरनेट, इन सभी के आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न देशों के बीच संचार की प्रणाली को बढ़ावा दिया है।
ठीक है। तो वैश्वीकरण इसीलिए ज़रूरी है, और वैश्वीकरण के अंदर ना विचारों, वस्तुओं, पूंजी, व्यक्तियों के प्रवाह प्रौद्योगिकी के कारण ही बढ़ा है। आइए थोड़ा सा इसका हम मोटिव देख लेते हैं, इसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग मिलेगा। दूसरा उद्देश्य ये है कि आर्थिक समानता बढ़ेगी। तीसरा उद्देश्य ये है कि विश्व बंधुत्व की भावना का जो है विकास होगा। और चौथा जो है वो है विकास के लिए नवीन साझेदारी होगी। अब देखिए बाह्य प्रापण ये क्या है। देखिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया का ये एक विशिष्ट परिणाम है। जैसे इसमें कंपनियां जो है किसी बाहरी स्रोत या फिर संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं, जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह हो गया, कंप्यूटर सेवा हो गया, विज्ञापन, सुरक्षा, ये सब। संचार के माध्यमों में जो आई क्रांति है, विशेषकर सूचना टेक्नोलॉजी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। और इसी कारण ना विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने यानी कि बाह्य प्रापण की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि के आधारित जो है व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक जो है शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श, यह तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों को सुपुर्द कर दिया जाने लग गया। अब देखिए YouTube में मैं पढ़ा रही हूँ, YouTube कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। और अगर YouTube ना होता तो क्या मैं आप तक पहुँच पाती? नहीं पहुँच पाती। तो ये क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी ही तो है। तो अनेक विकसित देशों की कंपनियां जो हैं भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार जो है साधन के माध्यम से इंटरनेट जो है इन सभी सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों, दृश्यों, इन सब की जानकारी को तुरंत शून्य से जो है शिखर 9 तक संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही जो है नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर भी प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो आप ये देखिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ ना अनेक जो छोटी छोटी कंपनियां भी हैं जो भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी है। क्यों? क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप में निष्पादित होते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि भारत में जो लेबर है वो बहुत सस्ते हैं, तो कई श्रम जो है वो जाते हैं भारत के बाहर, है ना। तो भारत की निम्न मजदूरी दरें, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, भारत की निम्न मजदूरी दरें और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। ठीक है, बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की। व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि गैट, ठीक है, के परिवर्ती विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था 1995 में। ध्यान रखेंगे कब गठन हुआ था? 1995 में। और उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। इसका ध्येय क्या था? इसका ध्येय ये था कि सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना। और विश्व व्यापार संगठन का जो ध्येय था, ऐसे नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही ये कि इसका ध्येय जो था वो सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी था, ताकि क्या हो? ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो। तो विश्व व्यापार संगठन की जो है संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए वस्तुओं के साथ साथ ना सेवाओं का भी विनिमय को भी स्थान दिया गया। और ऐसा सभी सदस्य देश के जो है प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर, यानी कि जो भी टैक्स लगते थे, सीमा शुल्क हो गया, ये सब चीज़ें, तो इनको हटाकर अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया। देखिए ये जो विश्व व्यापार संगठन है ना, इसका महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत जैसा जो विकासशील देश है, इसके हितों के संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों और सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदारी रहा है। और भारत ने ना व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है, और इसके लिए इसने जो है आयात पर से अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम किया है। तो कुछ विद्वानों को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है ना। उनका ये भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में ही जहाँ कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश जो है अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए
खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं, तो वे देश जो है विकासशील देशों को अपने बाज़ारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते रहते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है ना। जब हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है उतना, तो हम अपने ही बाज़ार को इतना ज़्यादा जो है सशक्त करें कि हमारे बाज़ार में ही जो है उसका उत्पादन भी हो और उसका जो है बेच भी सकें, उसका लाभ भी उठा सकें। अच्छा, एक चीज़ और इस बुक में रह गई, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है? देखिए, वैश्वीकरण का जो सबसे अधिक प्रभाव है ना, वो राष्ट्रीय राज्यों में देखा जाता है। इससे तकनीकी क्षेत्र में अव्वल राज्यों के नागरिकों की जीवन प्रणाली का स्तर जो है ना, वो मूल रूप से बढ़ा है। इसके अलावा आप देखिए कि विश्व में सूचना का जो आदान प्रदान है, इसके तेज होने से ना जीवन सहज होता देखा गया है। वैश्वीकरण के कारण कई राज्य अपने मुख्य कार्यों को करने तक ही सीमित रह गए हैं, जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखने, प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा करना। वैश्वीकरण के कारण जो है राज्यों की शक्तियों में वृद्धि हुई है, जैसे राज्यों के अधिकार जो है ज़्यादातर प्रौद्योगिकी ने स्थान ले लिया है, नागरिकों को सूचनाएं जुटाने में जो है इसका माध्यम का प्रयोग होता है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुआ इसका? सांस्कृतिक प्रभाव ये है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण दुनिया भर में विचारों और मूल्यों को प्रसारित होता है, जिससे क्या होता है, जिससे सामाजिक संबंधों का विस्तार होता है। श्रमिकों पे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे लेबर की वैल्यू बहुत कम है, तो इससे जो है वैश्वीकरण के कारण विकसित देशों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में कमी आई है, जिसके कारण जो है उत्पादों की मात्रा में गिरावट हुई है। आइए थोड़ा सा वैश्वीकरण की विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं, जो इस बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। वैश्वीकरण की क्या है विशेषता? देखिए, जब से वैश्वीकरण हुआ है ना, तो तब से जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति बहुत बेहतर हुई है। वैश्वीकरण के कारण श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए कई व्यवस्थित माध्यम तैयार किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो जो श्रम बाजार है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया, जिससे करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला है। दूसरा जो है लाभ है इसका, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जो है नई संस्कृति को समस्त विश्व में उभरने का मौका मिला है। तीसरी चीज़, यातायात और संचार के साधनों में विकास हुआ है। चौथी चीज़, शिक्षा की प्रणाली और शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम जो है विश्व स्तरीय हुआ है, जिससे शिक्षा का विकास हुआ है। अब भाई लाभ है, तो इसके दुष्परिणाम भी होंगे। दुष्परिणाम क्या है ये भी आप समझ लीजिए। जहां हम रोजगार के बारे में बात कर रहे थे, वहीं बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। कैसे हुई है? अब भाई वैश्वीकरण के कारण विश्व भर में स्थानीय उद्योग बंद हो रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कई वस्तुएं काफ़ी कम दाम में उत्पादित हो रही है ना, जिसकी वजह से जो लोकल मार्केट होता है, जो लोकल व्यापार होता है, वो प्रभावित हो रहा है। दूसरी चीज़, घातक अंतर्राष्ट्रीय कानून। कैसे? वैश्वीकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून का दुरुपयोग हो रहा है। पेटेंट की आड़ में आप ये देखिए कि जो नामी कंपनियां हैं, वो मनमाने ढंग से शोषण कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की दरों में वृद्धि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो है दबाव आ रहा है। कैसे? वैश्वीकरण के कारण देश की सरकारें जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के दबाव में कार्य कर रही हैं। आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण गरीब राष्ट्र में गरीब का स्तर और अमीर राष्ट्र में अमीर का स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। आप अपने देश में ही बात कर लो, हमारे यहाँ कितने परसेंट जो है अमीर है? अमीर ही होता जा रहा है, गरीब ही होता जा रहा है। तो ये चीज़ है। देसी उद्योगों का पतन हो रहा है। जब वैश्वीकरण होगा तो जाहिर सी बात है देशी उद्योग, लघु उद्योग का, इन सब का जो है पतन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये था वैश्वीकरण। और गाइस 2 दिन से लाइट नहीं है, इसलिए आज के लिए मैं बस इतना ही करती हूँ। मैंने सोचा कि कल भी मैं वीडियो नहीं डाली थी, आज मैं वीडियो डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। अगले पार्ट में हम देखेंगे सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, और इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे। तो लाइट नहीं है, इसलिए जो है वीडियो बनाना मैं ज़रूरी समझी आपको लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने बना दिया। कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।